भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद को अपनी मुट्ठी में करने के लिए रवाना हो चुका है। दोस्तों, चांद के बारे में रिसर्च पिछले कई सालों से चल रही है। आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि चांद की बंजर पड़ी जमीन पर क्यों रिसर्च करके पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ना वहाँ पर जीवन है, ना चांद के पास कोई वातावरण है, तो फिर क्यों भारत और दूसरी स्पेस एजेंसियां वहाँ पर मिशन भेज रही है। तो दोस्तों, चांद के बारे में रिसर्च करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे करीबी ऑब्जेक्ट माना जाता है और इसके गुरुत्व आकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ता है और यहाँ तक कि चांद पर पानी होने का भी दावा किया जाता है। और इसके अलावा चांद पर कई कीमती खनिज भी हो सकते हैं। इसलिए ज्यादातर दुनिया की स्पेस एजेंसी चांद पर रिसर्च करना चाहती है। इसलिए भारत ने भी चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर बाहुबली चंद्रयान 3 ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सफल उड़ान भरी। लेकिन अब इसका आगे का सफर इतना आसान नहीं होने वाला है। ये चांद के सबसे भयानक इलाके में खोज करने के लिए गया है और इस सफर में सबसे मुश्किल है उसका आखिरी पड़ाव, जिसमें ये 23 या 24 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और इसी लैंडिंग पड़ाव में साल 2019 में चंद्रयान 2 का मिशन असफल हुआ था। तो अब सवाल आता है कि आखिर में क्यों चांद पर जाना इतना भयानक है। 70 के दशक में चांद पर जीत हासिल करने वाले नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि अचानक से अपने सारे मून मिशन बंद कर दिए। एक सवाल ये भी है कि चंद्रयान 3 का रॉकेट पहले ही चंद्रयान से अलग हो गया था, तो इसको आखिर कौन सी एनर्जी चला रही है। वैज्ञानिक उसे इतनी स्पीड में कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और 1 अगस्त के दिन चंद्रयान क्या बड़ी खुशखबरी देने वाला है। क्यों आखिर वैज्ञानिक उसके इंजन को दोबारा ऑन करेंगे, आखिर उसके अंदर कितना फ्यूल है और चांद पर ये कब तक उतर जाएगा। इस वीडियो में हम चांद से जुड़ी इन्हीं रहस्यमय बातों से पर्दा उठाएंगे। साथ ही आपको चंद्रयान 3 के बारे में भी कुछ नया और अनोखा बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रविकांत बगड़िया और आप देख रहे हैं आरवी बगड़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सतह से चंद्रमा पूरी तरह से गोल दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में चांद भी पृथ्वी की तरह अंडाकार आकृति का है। चांद की सतह पर बेहद स्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। ये तो आप जानते ही होंगे कि साल 2009 में इसरो के पहले मून मिशन ने चांद पर पानी की खोज की थी। लेकिन आपको बता दें कि चांद की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसके बड़े बड़े और बेहद ठंडे क्रेटर्स बर्फ के रूप में मौजूद है। दोस्तों, चांद की जमीन काफी उबड़ खाबड़ है और इसमें कई बड़े बड़े क्रेटर्स यानी गड्ढे मौजूद है, जो इतने बड़े हैं कि पिछले करोड़ों सालों से इनके अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई है। इनमें से सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद है। अटकेन बेसिन नाम इस गड्ढे का डायमीटर 2500 किलोमीटर और गहराई तो इतनी ज्यादा है कि इसमें एक के ऊपर एक करके 10 से 15 बुर्ज खलीफा समा जाए। जी हाँ, इस गड्ढे की गहराई 8.2 किलोमीटर के आसपास है और यह पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों और उपग्रहों में मौजूद गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा है। माना जाता है कि चांद के इन क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 100 मिलियन टन। इसके अलावा यह हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज करने के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया है। साथियों, साल 1959 में रसिया के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए और 20 जुलाई 1969 के दिन नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। और जिसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए थे और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा। दरअसल साथियों, एस्ट्रोनॉट ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष यानी चांद पर जाकर रिसर्च करे। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कारण दिया कि चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसकी रिसर्च की जा सके। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छुपाया है। नासा के भेजे गए इन 12 में से कई अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनी थी, तो कईयों ने इन पर बने एक अजीब ब्रिज और कूलिंग टावर जैसी रचना को भी देखा था। और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका अपने आप बनना नामुमकिन है। हालांकि नासा ने कभी इस बात पर आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार ये कबूला कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। खैर, चांद पर एलियन हो सकते हैं या नहीं,
इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव पर किए गए थे, जहाँ पर लैंडिंग करना चांद के दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले काफी ज्यादा आसान माना जाता है। लेकिन साल 2019 में भारत के चंद्रयान 2 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और अपने इस प्रयास में चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर बुरी तरह से असफल हुआ था। लेकिन आखिर चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तापमान की बात करें तो चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे यानी क्रेटर्स हैं, जहां करोड़ों सालों से सूरज की धूप नहीं पहुंची। और सूरज की धूप न पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है तापमान का ठंडा होना। इसलिए कई बार दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो छोड़ो, खुद स्पेसक्राफ्ट के लिए भी ऐसे वातावरण में काम करना मुश्किल है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेसक्राफ्ट पर लगे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। वहीं सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के कई हिस्सों में काफी ज्यादा अंधेरा है। इस वजह से चांद की ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रसिया और इसरो के ऑर्बिटर्स भी वहाँ की काफी हिस्सों को ठीक से नहीं देख पाए। यानी कि उन हिस्सों में क्या हो सकता है यह किसी को नहीं पता। ऐसे में वहाँ जाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव से ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है, पर यहाँ कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे में रिसर्च के लिए किसी भी रोवर को यहाँ पर चलाना हो तो काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। और अगर रोवर किसी बड़े क्रेटर्स में गिर गया तो उसे वहाँ से निकालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और रिसर्च मिशन भी फेल हो जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में सेंसर्स और नेविगेशन कैमरास लगाए हैं। अब ये सवाल आता है कि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में आखिर फेल क्यों हुआ। तो बता दे कि इसरो के मुताबिक धरती से चांद की दूरी करीब 3,84,403 किलोमीटर है। ऐसे में इतनी दूरी पर लैंडर से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। साथ ही अपनी कक्षीय गति यानी कि ऑर्बिटर्स मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए लैंडर को भी सही मोशन पकड़े रहना पड़ता है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी है, बहुत पतला वातावरण है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में काफी बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे होने के साथ धूल भी उड़ती है और ये सभी कारण किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में काफी चैलेंजेस देता है। और पिछली बार चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पर चंद्रयान 2 के लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था और इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से वो चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। लेकिन पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाया है। जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर थे, लेकिन चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में बड़े और एडवांस 4 थ्रस्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार के विक्रम लैंडर में लेग्स को बड़ा और मजबूत कर दिया गया है। साथ ही इसकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं इसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइस भी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इस बार लैंडर का इसरो से संपर्क ना टूटे। वैज्ञानिकों ने किसी भी समस्या से बचने के लिए लैंडर और रोवर को पहले से ही कहीं ज्यादा इन्हें मजबूत बनाया है। इसमें चंद्रयान 2 जैसी किसी भी गलती से बचा जा सके। और सबसे जरूरी बात, इसके सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंस को भी काफी कई हद तक सुधार दिया गया है। इन सभी बदलावों से चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में आसानी होगी। लेकिन दोस्तों, ये काम जितना हमें सरल लग रहा है उतना सरल है नहीं। इसमें कई सारे भयानक एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है। साथियों, इन सभी बदलावों को टेस्ट करने के लिए सिमुलेशन चलाकर विक्रम लैंडर की हजारों बार टेस्टिंग की गई है, जिसमें ठंडे तापमान में उपकरण चल रहे हैं कि नहीं उनकी जांच करना, लैंडर के पैरों की मजबूती टेस्ट करना, कम ग्रेविटी में थ्रस्टर टेस्ट करना, उबड़ खाबड़ सतह पर लैंड करवाना वगैरह शामिल है। थ्रस्टर्स का यूज चंद्रयान 3 की दिशा और कक्षा को बदलने के लिए उसमें थ्रस्टर लगाए थे। इन थ्रस्टर्स को चालू करके इसरो चंद्रयान 3 की दिशा और गति को नियंत्रित कर सकता है।
दोस्तों, जब भी कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से निकलकर किसी दूसरी दुनिया की ओर अपना रास्ता तय करता है तो वो सीधा अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जाता, बल्कि सबसे पहले वो अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार 5 से 6 राउंड काटकर वह पृथ्वी से धीरे धीरे दूर चला जाता है। चंद्रयान 3 के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया है। चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार राउंड काटता हुआ चंद्रमा के नजदीक जा रहा है। करीब 5 राउंड काटकर ये पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में इसरो की ताजा जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 पृथ्वी के अंतिम राउंड को पूरा कर चुका है और बहुत ही जल्द पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ये छोड़ देगा। कहा जा रहा है कि 1 अगस्त के दिन ये पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके चांद की तरफ जाने वाले सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ेगा। जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलेगा तो उस समय वैज्ञानिक इसके इंजन को ऑन करेंगे ताकि इसको धक्का लग सके और ये चांद की तरफ जाने वाले हाईवे यानी कि लूनर ट्रेजेक्टरी की तरफ रवाना हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के लिए बनाया है तो फिर इसे पृथ्वी के चारों ओर क्यों घुमाया जा रहा है? आखिर सीधा ही चांद पर क्यों नहीं भेज दिया जाता है? दोस्तों, इसका जवाब है चंद्रयान 3 को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकालना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए इसरो एक खास तरीके का प्रयोग कर रहा है जिसमें चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों ने इसकी कक्षा को धीरे धीरे बढ़ा करके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण तक ले गए हैं और एक समय ऐसा आएगा कि वो कक्षा इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। फिर ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच इस रास्ते पर ये चल पड़ेगा। इस रास्ते पर लगभग 5 दिन ये यात्रा करके चंद्रमा के नजदीक पहुंचेगा और 5 से 6 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर वैज्ञानिक फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे और मॉड्यूल सिस्टम को चालू करके थ्रस्टर के जरिए इसे चांद की कक्षा में भेज दिया जाएगा। फिर राउंड के जरिए धीरे धीरे ये चंद्रमा के नजदीक चला जाएगा। फिर 17 अगस्त की तारीख को पोलैंड लैंडर और रोवर मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे और फिर लैंडर और रोवर चांद की अंडाकार कक्ष में आएंगे। चांद की कक्षा में आने के बाद वैज्ञानिकों का काम इसकी गति को धीमा करना होगा। इसके लिए चंद्रयान 3 में लगे हुए थ्रस्टर को इसकी गति के उल्टी दिशा में चलाया जाएगा और यदि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक सही रहा तो 23 या 24 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर बिल्कुल सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो अमेरिका, रसिया और चीन के बाद भारत चौथा देश होगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। साथ ही हमारा भारत वो पहला देश बनेगा जो चांद के साउथ पोल पर पहली बार लैंड करेगा, जो कि चंद्रमा के बाकी हिस्सों से काफी खतरनाक है। आज से पहले वहां पर केवल ऑर्बिटर से ही जानकारी ली गई है। सतह पर जाकर कभी भी किसी रोवर ने वहां से जानकारी नहीं भेजी है। इसलिए जब भारत का ये यान वहां पर उतरेगा तो वहां पर मौजूद नई चीजों के बारे में हमें हैरान कर देने वाले खुलासे करके देने वाला है, जिससे स्पेस रिसर्च के फील्ड में भारत का नाम सबसे ऊंचा हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को अपार सफलता प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिए। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हर पल की खबर पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।